करते थे, या मेधावी छात्रों के बारे में बात करते हैं कि हमारा लक्ष्य है कि राजस्थान के मेधावी बच्चों को गुणवत्ता युक्त शिक्षा मिले, क्वालिटेटिव एजुकेशन मिले, अच्छा स्टडी मटेरियल्स मिले। अगर अमित जी का अप्रोच प्रोफेशनल होता, व्यवसायिक दृष्टिकोण से कोचिंग चलाते, तो वह भी आपको एसी क्लासरूम में बैठाते, इस गर्मी में आपको बिना एसी रूम में नहीं बैठाते। लेकिन उसके पीछे भी उनकी मजबूरियां हैं, उनके पास उतने अभी संसाधन नहीं है, वह कमर्शियल है नहीं कि अन्य कोचिंग संस्थाओं के तरह से 2 लाख रुपए 2.5 लाख रुपए फीस ले रहे हैं कि आपको यह सुविधा दे सके। लेकिन जैसा मैंने महसूस किया कि अमित जी आपको क्वालिटी देने के लिए प्रतिबद्ध हैं, आपके साथ हमेशा खड़े रहेंगे, इसके लिए उनकी प्रतिबद्धता है, आपको अच्छा स्टडी मटेरियल देने के लिए प्रतिबद्ध है। तो एक छात्र को सुविधाएं थोड़ा कम हो, लेकिन अगर उसे अच्छा स्टडी मटेरियल्स मिल रहा हो, अच्छे शिक्षा मिल रही हो, उसकी सारी संस्थागत कमियां होते हुए भी उसके लिए बेहतर होता है। तो इसलिए मैं यह कह रहा हूँ कि शायद आप लोगों को लग रहा, मुझे भी लगा कि यहाँ असुविधा है जब पहली बार आया, लेकिन इनके भाव को देख करके वह असुविधाएं सेकेंडरी हो जाती है, आपका इंटरेस्ट हमारे लिए प्राथमिक हो जाता है। तो और कुछ मुझे नहीं कहना, बस इतना ही मुझे आपसे कहना है कि अगर आपने सपना देखा एक आईएएस बनने का, आईपीएस बनने का, या राजस्थान पीसीएस क्वालिफाई करने का, तो उसके लिए आपको कठोर मेहनत करनी पड़ेगी, हार्ड वर्क करना पड़ेगा। सभी आपको अन्य गतिविधियों से कुछ समय के लिए दूर होना पड़ेगा। आप अपने लक्ष्य के प्रति फोकस रहिए, आप पहले हार्ड वर्क करिए, उसके बाद आप स्मार्ट वर्क की तरफ बढ़िए। शुरू में ही आप अगर स्मार्ट वर्क करना चाहेंगे या ग्रेजुएशन की तरह से सेलेक्टिव या इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस आप करना चाहेंगे तो मुश्किल होगा। पहले जितना डीप में आप पढ़ सकते हो उतना डीप में पढ़िए, उतना हार्ड वर्क करिए। पूरा कोर्स कम से कम 2 बार पढ़ने के बाद आप स्मार्ट वर्क की तरफ बढ़िए, सेलेक्टिव अप्रोच को अपनाइए। मैं अपने 20 वर्षों के टीचिंग अनुभव के आधार पर कहता हूँ कि जो भी यूपीएससी में प्रश्न पूछे जाएंगे या आरपीएससी में, उसमें से 80% कम से कम आपके क्लासरूम में डिस्कस किए हुए होंगे। उस क्लास के बाहर के क्वेश्चन नहीं आएंगे, 80% की मैं गारंटी आज पहले लेक्चर में ही आपको दे रहा हूँ। यह नहीं कि एग्ज़ाम होने के बाद पहले लेक्चर में, चाहे मैं इकोनॉमिक्स पढ़ाता हूँ तो, इंडियन पॉलिटी पढ़ाता हूँ तो, या आईआर पढ़ाता हूँ, इन तीनों जगहों पर कहता हूँ कि कम से कम 80% क्वेश्चन आपके क्लास में डिस्कस किए हुए मिलेंगे। तो इसलिए आपसे मेरी अपेक्षा होती है कि आप पढ़ाई करने के साथ साथ रिवीजन करने पर भी आप बल दीजिए, जिससे कि हारी हुई बाजी को भी आप जीतने की आपके अंदर क्षमता उत्पन्न हो सके। सचिन तेंदुलकर या विराट कोहली को भी प्रैक्टिस करनी पड़ती है, तो आपको भी पढ़ने के साथ साथ आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा, अभ्यास करना पड़ेगा। प्रैक्टिस का हमारा यहाँ मतलब है कि जो पढ़ाया जाए उसको रिवाइज कीजिए और मॉडल टेस्ट पेपर सॉल्व कीजिए। अगर 2 घंटा आपने पढ़ा, एक चैप्टर कंप्लीट किया, तो देखिए कि उस चैप्टर से पिछले 5 वर्षों में जो क्वेश्चन पूछे गए हैं उसका उत्तर आप दे पा रहे हैं या नहीं दे पा रहे हैं। अगर आपने उत्तर दे दिया तो आप समझिए कि आप सफल हैं, आपका 2 घंटा पढ़ना। अगर उत्तर नहीं दे पा रहे हैं तो अपने तैयारी का मूल्यांकन कीजिए कि हम क्यों नहीं उत्तर दे पा रहे हैं, इसका कारण क्या है, इसे खोजने का प्रयास कीजिए। किसी भी प्रश्न का उत्तर देना या न देना 3 शब्दों में छिपा होता। अगर आप प्रश्न का उत्तर नहीं दे पाए तो आप अपने आप से प्रश्न कीजिए कि हम इस प्रश्न का उत्तर क्यों नहीं दे पा रहे हैं। जब अपने आप से पूछेंगे
कि हम इस प्रश्न का उत्तर नहीं दे पा रहे हैं, तो इसका कारण क्या है, आप खोजने का प्रयास करेंगे। आपने पूछा कि हम क्यों नहीं दे पाए, तो आप अपने से प्रश्न करिए इसका कारण क्या टीचर ने नहीं पढ़ाया है, या टीचर ने पढ़ाया हमको समझ में नहीं आया, या समझ में आ गया हमको रिवाइज मैंने नहीं किया, या यह टॉपिक पढ़ाया ही नहीं गया। तो दूसरा क्या शब्द पर फोकस होगा। तीसरा आप कैसे शब्द पर, कि इस प्रश्न का उत्तर कैसे अब दे, आगे हम किस प्रकार अपनी तैयारी करें, कैसे तैयारी करें कि इस प्रश्न का हम उत्तर दे सके। तो आपको पढ़ने के लिए भी एक रणनीति बनाकर चलनी पड़ेगी। अच्छा कार्य हो या बुरा कार्य हो, दोनों के लिए ही रणनीति बनाकर चलना पड़ता। बिना रणनीति के आपको सफलता नहीं मिलती है। एक आतंकवादी भी होता, वह भी रणनीति बनाता। एक IPL का कैप्टन है, वह भी रणनीति बनाता। तो आप तो देश के भविष्य निर्माता हो, आपको अपने परिवार की जिम्मेदारियों का निर्वाह करना, अपने सपनों को पूरा करना, तो आपको भी रणनीति बनाकर चलना होगा। मेरे क्लास में आपको पूरी स्वतंत्रता होगी लॉजिकल क्वेश्चन पूछने के लिए, टॉपिक से संबंधित क्वेश्चन पूछने के लिए। प्रश्न पूछने पर किसी भी प्रकार का कोई प्रतिबंध नहीं है। हो सकता है कि आपका कभी टॉपिक से अलग क्वेश्चन हो, तो हम आपसे कहें कि आप बाद में हमसे पूछ लेना क्लास समाप्त होने पर, या 10 मिनट बाद पूछ लेना। कोई टॉपिक चल रहा हो बीच में, आपने हम पूछा, कुछ देर वेट कर लो, लेकिन आपके सभी प्रश्नों का उत्तर मिलेगा। लेकिन आपसे भी मेरी अपेक्षा होगी कि आज जो भी टॉपिक मैंने कराया उसे आप तैयार करके आओ कि कल मैं आपसे भी प्रश्न पूछ सकूं। ऐसा नहीं है कि आपसे प्रश्न नहीं पूछे जाएंगे। जो भी मैं डिस्कस करूंगा सब टॉपिक पर मेरी कोशिश होती है कि एट रैंडम किसी से भी मैं कोई प्रश्न पूछ करके यह जानने का प्रयास करूं कि आपने कितना पाया, कितना सीखा, हमें और क्या करने की जरूरत है। हमारे प्रश्न पूछने का उद्देश्य या हमारे टेस्ट लेने का उद्देश्य जो होता है, आप में सुधार लाना होगा। आपकी कमजोरियों का पता लगा करके आप में सुधार लाना होगा। और सामान्य बातें हमें आपसे और कुछ नहीं करनी। सामान्य बातें अमित जी ने पहले भी बहुत किया होगा, मैंने कुछ बातें मैंने कर दी। अगर आपके तरफ से कुछ सुझाव है, आप कहना चाहते हो तो बताओ। पहली क्लास हमारी आपकी है, पहली मुलाकात हम लोगों की है, तो इसलिए आप लोगों के भी सुझाव, आप लोगों के व्यू जानना जरूरी होता है। इस फाइल को दिखा किसी को कुछ पूछना। अच्छा, आप ये बताओ, केवल आप डिस्कशन ओरिएंटेड क्लास चाहते हो कि लिखना भी चाहते हो? लिखना भी चाहते हो। यह तो और मेरे लिए आप आसान काम कर दे रहे हो। लिखने वाला काम जो होता है, डिस्कशन क्लास करना कठिन होता है, लिखवाना आसान होता है। जब मैं पिछली बार आया था, लगभग 60-70 घंटे की क्लास लिया था, तो उस समय मेरी पूरी क्लास डिस्कशन ओरिएंटेड हुआ करती थी। एक लाइन भी, एक सेंटेंस भी मैं नहीं कहता था आप लिखिए। 2-4 लोग पिछली क्लास के बैठे हुए मुझे दिखाई पड़ रहे हैं, उनसे आप पूछोगे तो केवल डिस्कशन ओरिएंटेड क्लास थी। लेकिन आपका कहना है कि डिस्कशन भी हमें चाहिए और लिखना भी है, जिससे एक साथ 2 काम हो सके, आपकी नोट्स भी बन सके। और कोई सुझाव? तो देखिए, आज हम आपके साथ इंडियन पॉलिटी को लेकर के, भारतीय संविधान एवं राज्य व्यवस्था के संदर्भ में अभी एक सामान्य बातें ही करने जा रहे हैं। एक सामान्य चर्चा परिचर्चा ही हम आपके साथ करने जा रहे हैं। देखिए, भारतीय संविधान एवं राज्य व्यवस्था जो आपका टॉपिक है, यूपीएससी ने डिसाइड किया,
उसमें आपको भारत का संविधान पूरा नहीं पढ़ना, भारतीय संविधान के व्यवहारिक पहलू पढ़ने हैं, जिससे कि आपको व्यवहारिक राजनीति के बारे में जानकारी हो जाए। आपका उद्देश्य एक अधिवक्ता बनना नहीं है, आपका उद्देश्य एक एडवोकेट बनना नहीं है, आपका उद्देश्य भारतीय संविधान और भारतीय राजनीति के बारे में सामान्य जानकारी प्राप्त करना, जिससे कि प्रशासन में जाने के बाद आप अपने सामान्य ज्ञान का, अपने सामान्य बुद्धि का उपयोग करते हुए व्यवहारिक समस्याओं का समाधान प्रस्तुत कर सके। आप शासन का अंग बनने नहीं जा रहे हो, आप प्रशासन का अंग बनने की तैयारी कर रहे हो। प्रशासन द्वारा शासन को नीतियां और कानून बनाने की सलाह दी जाती है, शासन कानून बनाता, नीतियां बनाता, आपके ऊपर उसे लागू करने की जिम्मेदारी होती है। आपके द्वारा किए गए कार्य सरकार की सफलता और असफलता का मार्ग प्रशस्त करते। सरकारें बदलती है, प्रशासन अचानक नहीं बदलता है। प्रशासन सरकार के इच्छा के आधार पर शासन के भावों को देखते हुए कार्य करता है। भारतीय नौकरशाही के संदर्भ में कहा जाता है कि भारतीय नौकरशाही कमिटेड है, प्रतिबद्ध है। वह किसके प्रति कमिटेड होती है? किसी राजनीतिक दल के प्रति कमिटेड नहीं होती है, वह भारतीय संविधान के प्रति, भारत के प्रति कमिटेड होती है। और यह कमिटमेंट आज से नहीं चला आ रहा, स्वतंत्रता प्राप्ति से नहीं चला आ रहा, बल्कि देखोगे तो महाभारत काल से ही उदाहरण मिलता है। द्रौपदी का चिर हरण हो रहा, वहाँ पर भीष्म पितामह, आचार्य विदुर, आचार्य द्रोणाचार्य बैठे हुए हैं। सब लोग जानते हैं कि गलत हो रहा, लेकिन वह सिंहासन के विरोध में नहीं जा सकते। उनकी प्रतिबद्धता हस्तिनापुर सिंहासन के प्रति थी, न कि किसी अन्य व्यक्ति की तरफ। भीष्म पितामह से अधिक बलशाली और सक्षम कोई नहीं था, लेकिन वह भी चुप बैठे। इसी प्रकार सत्ताएं बदलती है, प्रशासन नहीं बदलता। प्रशासन सत्ता के रूप को देखकर काम करता। 6 महीना पहले तक राजस्थान का प्रशासन जो था अशोक गहलोत के इशारे पर काम करता था, लेकिन आज क्या है? राजस्थान का प्रशासन भजन लाल शर्मा के इशारे पर काम कर रहा है, भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के इशारे पर काम करेगा, क्योंकि देश के राजस्थान के लोगों ने उन्हें शासन करने का अधिकार दिया। तो आपकी भूमिका बदल जाएगी, आपका कर्तव्य नहीं बदलेगा, आपका अधिकार कोई आपसे नहीं छीन सकता है। मुख्यमंत्री नाराज होगा, आपको सचिवालय भी बुला लेगा, आपको आईएएस से प्यून नहीं बना देगा, आप आईएएस ही रहोगे, पीसीएस ही रहोगे, जितना मुख्यमंत्री नाराज हो जाए। कल के लिए आप विधायक बन सकते हो, मंत्री बन सकते हो, लेकिन मुख्यमंत्री डीएम नहीं बन सकता है। यह दोनों में अंतर होता है। तो भारतीय संविधान और भारतीय राज व्यवस्था में हम व्यवहारिक बातों का अध्ययन करते हैं, जो हमारे जीवन में डे टू डे लाइफ में देखने को मिलती है। आज चुनाव हो रहा लोकसभा का, तो आपके मन में उत्पन्न होगा लोकसभा क्या है, लोकसभा का चुनाव कैसे होता है, लोकसभा के चुनाव में कौन लोग भाग लेते हैं। बार बार न्यूज़पेपरों में, टीवी चैनलों पर आचार संहिता शब्द का प्रयोग किया जाता है। तो आपके मन में यह प्रश्न उठ रहा हो, आचार संहिता क्या है? आचार संहिता का उल्लंघन होने पर क्या दंडित किया जा सकता है? यह सारे बातें आपको प्रश्न है। तो जो व्यवहारिक पहलू हैं, इनके बारे में हम आपके साथ चर्चा करेंगे। आज चुनाव के समय भारतीय जनता पार्टी बार बार यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात कर रही है, समान नागरिक संहिता की बात कर रही है। तो यह प्रश्न उठता है कि यूनिफॉर्म सिविल कोड क्या है, यूनिफॉर्म सिविल कोड की आवश्यकता क्या है, इनके बारे में हम आपके साथ चर्चा पर चलें।
तो हम कहना यह चाह रहे हैं कि हमारी क्लास में जो आपका टॉपिक है वह मूलतः व्यवहारिक पहलुओं पर बल देता है। हम आपको संविधान का विशेषज्ञ नहीं बनाना चाहते, हम आपको इतनी जानकारी अवश्य देना चाहते हैं जिससे कि आप यूपीएससी क्वालिफाई कर जाए, आरपीएससी क्वालिफाई कर जाए। लोगों के बीच मुद्दों के बारे में आप एक सार्थक तार्किक बहस कर सके कि यह क्यों जरूरी है, क्यों जरूरी नहीं है। इंडियन पॉलिटी, संविधान और राज्य व्यवस्था का सिलेबस आपको मिल चुका होगा। सिलेबस इसलिए हमें डिस्कस करने की आवश्यकता नहीं है, हम पूरा टॉपिक आपको पढ़ाएंगे 1 बाय 1 करके। तो आज हम केवल सामान्य तौर पर कुछ टर्म हम आपके साथ डिस्कस करेंगे जो राज्य व्यवस्था से भी संबंधित है, संविधान से संबंधित है, व्यवहारिक जीवन से संबंधित है। इनके बारे में ही हम चर्चा परिचर्चा आपके साथ करेंगे। तो देखिए, सबसे पहले आपको हमने कहा संविधान शब्द का प्रयोग किया कि संविधान क्या है, राज्य व्यवस्था क्या है। 2 शब्द हम प्रयोग करें, भारतीय संविधान एवं राज्य व्यवस्था। देखिए, राज्य व्यवस्था का अर्थ होता है, राज्य व्यवस्था राजनीति विज्ञान का एक व्यवहारिक पहलू है, राजनीति विज्ञान थ्योरी है। तो राज्य व्यवस्था क्या है? प्रयोगशाला। राज्य व्यवस्था प्रयोगशाला, जहाँ पर राजनीतिक सिद्धांतों को व्यवहारिक रूप देने का प्रयास किया जाता है। आपसे पूछा जाए कि राज्य व्यवस्था क्या है, तो आप कहना कि राज्य व्यवस्था एक सामाजिक विज्ञान है, राज्य व्यवस्था एक सोशल साइंस है, जिसके अंतर्गत उन विधियों का, उन नियमों का, उन व्यवस्थाओं का अध्ययन करते हैं जिससे किसी देश का शासन प्रशासन संचालित होता है। राज्य व्यवस्था के अंतर्गत उस व्यवस्था का अध्ययन किया जाता है जिसके माध्यम से किसी देश का शासन प्रशासन संचालित किया जाता है, जिसके माध्यम से संविधान को लागू करने का प्रयास किया जाता है। मान संविधान निर्माताओं ने संविधान बनाकर दे दिया, तो उस संविधान के प्रावधान को लागू करने की जिम्मेदारी किसकी है? सरकार की है। तो सरकार क्या है? एक व्यवस्था हुई, सरकार राज्य व्यवस्था का एक अंग हुआ। तो राज्य व्यवस्था जो होती है काम करने की एक प्रणाली तय करती है। राज्य व्यवस्था के अंतर्गत हम शासन प्रशासन के नियमों का, शासन प्रशासन के स्वरूपों का, शासन प्रशासन के गतिविधियों का निर्धारण करते हैं। राज्य व्यवस्था के अंतर्गत संविधान का भी अध्ययन किया जाता है। राज्य व्यवस्था के अंतर्गत सरकार के क्रियाकलापों का अध्ययन किया जाता है। जब सरकार की बात होगी तो सरकार के 3 अंग होते हैं, न्यायपालिका, कार्यपालिका और विधान पालिका। तो राज्य व्यवस्था सरकार के व्यवहारों का अध्ययन। तो जब सरकार के व्यवहारों के अध्ययन की बात की जाएगी तो हम न्यायपालिका की भी बात करेंगे, हम कार्यपालिका की भी बात करेंगे और विधायिका की बात करेंगे। क्लियर हुआ? आप सब जानते हैं कि सरकार के 3 अंग हैं, कार्यपालिका, न्यायपालिका और विधान पालिका। विधान पालिका का काम कानून बनाना होता है, कार्यपालिका का काम कानून और नीतियों को लागू करना होता है। न्यायपालिका का काम कानून की और नीतियों की समीक्षा करना होता है कि विधान पालिका ने, संसद ने जो कानून बनाया सही है या नहीं है, सरकार ने जो नीतियां बनाई है, योजनाएं बनाई हैं, वह सही है या नहीं है।
यह समीक्षा करने का काम न्यायपालिका का होता है। न्यायपालिका अगर संविधान के विरुद्ध कार्य करती है तो संसद को न्यायपालिका के अगेंस्ट महाअभियोग प्रस्ताव लाकर कार्रवाई करने का अधिकार होता है। तो भारत में शक्ति पृथक्करण का सिद्धांत पाया जाता है। अलग अलग घटकों में अलग अलग लोगों के बीच शक्तियों का विभाजन किया गया, लेकिन सब में संतुलन बनाने का भी प्रयास किया गया। तो भारत में चेक बैलेंस की थ्योरी अपनाई जाती है, अवरोध और संतुलन का सिद्धांत अपनाया जाता। एक दूसरे को निरंकुश होने से रोकने के लिए जो होता है अवरोध का सिद्धांत अपनाया जाता। सरकार मनमाने तरीके से काम न करे, न्यायपालिका अंकुश लगा सकती है। सरकार बहुमत के कारण काम करे तो सरकार के विरुद्ध न्यायपालिका आदेश जारी करके सरकार की शक्तियों पर सीमाएं भी लगा सकती है। सरकार